नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके रण में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आ गए हैं। पीएम ने मध्य प्रदेश के सिवनी में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। अगली खबर के लिए पूजा यादव का रुख करते हैं। और देखिए, अगली खबर में बात होगी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच चुका है, बहुत ऊपर पहुंच चुका है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि सांस लेना दूभर हो गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां के स्वरूप नगर में एक पिटबुल मालिक ने अपने कुत्ते को एक महिला के ऊपर छोड़ दिया। इसके बाद उसने महिला को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना का वीडियो अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुटी हुई है। इस पर हर एक डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष सूर्यवंशी का। और चौथी खबर राजनीति से जुड़ी, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के मुख्यमंत्री बनने की खबर चर्चा में है। दरअसल अजित पवार की मां ने अपने बेटे के लिए इच्छा जाहिर की कि वो मुख्यमंत्री बने। क्या कहा उन्होंने और बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी शिखा ठाकुर। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत। एक बड़ी जानकारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपी के युवाओं के भविष्य के लिए कोई रोड मैप है। कांग्रेस के नेता आज भी दादा दादी नाना नानी ने क्या कुछ किया, इस पर वोट मांगते हैं। कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ से भी हाफ। यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन गरीब की जेब जरूर साफ कर देती है। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसे मालूम है कि यहाँ चुनाव जीतना ही नहीं है, वो तो चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ढोंग रच रही है। कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ और करना उससे भी हाफ। यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन नागरिकों की जेब जरूर साफ कर देती है। जबकि भाजपा सरकार की पूरी कोशिश आपका खर्च कम से कम करने की है। आज जो हर गरीब को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिली है, वो भी गरीब की बहुत बड़ी मदद है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, उसके पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी है, और ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के शासनकाल में तो गांव और गरीब के लिए इलाज संभव ही नहीं था। आज देखिए, सिवनी में भी मेडिकल कॉलेज बन गया। सिवनी जिले में आयुष्मान योजना के तहत 300 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, उसे मालूम है कि यहां चुनाव जीतना नहीं है। ये हमला था। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। वो तो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को सेट करने के लिए एमपी को अपसेट करने में जुटे हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है, ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है, लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा।
और अब बात उस समस्या की जिसने दिल्ली को घेरे रखा है। दीपावली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर के सभी इलाकों में सुबह के समय आसमान में धुंध और स्मॉग की चादर छाई रही। इससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी उपाय नाकाफी साबित होने लगे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसी वजह से दिल्ली में 10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अमूमन ऐसे हालात होते हैं। ये आपको रायसीना हिल्स की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आएगा कि आखिरकार वो कौन सी जगह है, क्योंकि ये प्रदूषण है। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। आज भी अगर AQI की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो 600 के क्रॉस हो चुका है। प्रदूषण की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। NCR में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति है वो लगातार आपको बता रहे हैं। प्रदूषण के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी केशव झा ने, सुनवाते हैं आप। किसी समय में देश के एक बड़े शायर ने लिखा था, सांस लेना भी कैसी आदत है। लेकिन आज अगर वो लिखते कि देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना भी आफत है, क्योंकि पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली NCR में दम घोटू हवा में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप इंडिया गेट को देख सकते हैं। सुबह के 7:30 से ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन आपको इंडिया गेट साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि ये फॉग है तो फॉग नहीं है, दरअसल ये स्मॉग है जो कि पूरी तरह से देश की राजधानी दिल्ली में इसी तरह से छाया हुआ है। अगर आज की AQI लेवल की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में AQI लेवल बहुत ही खतरनाक श्रेणी में। सबसे ज़्यादा PM 2.5 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास आनंद विहार के आसपास के इलाकों में AQI का लेवल दर्ज किया गया है। और मेरे पीछे कर्तव्य पथ पर आपको राष्ट्रपति भवन, अक्सर मॉर्निंग टाइम में जो साइकिलिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग निकलते थे, उनको स्पष्ट दिखता था। लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा कि सामने कहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, पार्लियामेंट है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्मॉग ही स्मॉग है। और AQI लेवल की बात करें आज तो देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI लेवल अभी भी खतरनाक श्रेणी में है। अगर दिल्ली की बात करें तो ओवरऑल दिल्ली में तकरीबन 500 के आसपास AQI का जो लेवल है वो भी दर्ज किया गया। वहीं टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर देश की राजधानी दिल्ली की आज 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 6 से 7 दिनों तक इसी तरह दम घोटू हवा में लोगों को सांस लेने के लिए मजबूर हो रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पंजाब में पराली जलाए जा रहे हैं जिसके धुआं सीधा दिल्ली की तरफ आती है और हवा चल नहीं रही है, बारिश हो नहीं रही है, इसलिए इस दम घोटू हवा में अभी कुछ दिन और दिल्ली वाले सांस लेने के लिए मजबूर रहेंगे। कैमरामैन अजय के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। पोल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और लोधी गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे लोग, लेडीज़, बच्चे, जवान सब होते थे, तो उसकी वजह से बहुत कम, मेरे ख्याल 10% लोग ही लोधी गार्डन में आ पा रहे हैं। पॉल्यूशन की स्थिति ये है कि गले में तो लग ही रहा है कि सबको ख़राब है और आंखों में लगातार जलन हो रही है, पूरे दिन में जलन हो रही है। तो लग रहा है कि हाँ भी अंदर कुछ लंग्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से है। प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है, 10 नवंबर तक अब छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। दरअसल प्रदूषण की वजह से सरकार ने फैसला लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने ये जानकारी दी। कक्षा 6 से 12 तक ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन दिया गया है। आतिशी ने ये भी जानकारी दी। तो 10 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था, अब एक बार फिर से उसे बढ़ाया गया है। तो कक्षा 6 से 12 तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। कई जगह एग्जाम्स का भी वक्त है, इस वजह से भी ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है वो बच्चों के लिए चिंताजनक, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी जो पूर्वानुमान जाहिर किया गया उसके मुताबिक अभी कुछ और दिनों तक प्रदूषण की मार दिल्ली वासियों को झेलनी होगी। और अगले 5 दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अब गैस चैम्बर बनी रहेगी दिल्ली। पंजाब, हरियाणा में लगातार पराली जलाई जा रही है। पराली का धुआं दिल्ली NCR इस वक्त पहुंच रहा है। पराली जलाने से
रोकने में प्रशासन नाकाम साबित रहा है। तो अगले 5 दिनों तक प्रदूषण का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है दिल्ली एनसीआर में। अगले 5 दिनों तक ये स्तर और बढ़ने की उम्मीद। पराली जलाने में रोकने से प्रशासन नाकाम रहा है, यानी कितनी भी कोशिशें सरकार की तरफ से कर ली गई, लेकिन पराली जलाने में अभी भी पंजाब और हरियाणा के किसान आगे हैं और पराली जगह जगह जलाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन किसानों को कोई विकल्प भी दिया गया है, क्योंकि पराली जलाने के अलावा इनके पास कौन सा और विकल्प है जो बचता है, क्योंकि सरकार लगातार इसको लेकर के चर्चा करती रहती है। केजरीवाल ने भी पहले कहा कि हम कोशिश करेंगे कि वो मशीनरी लगवाई जाए जिससे ये पराली अपने आप गल जाए और इसे जलाने की जरूरत ना हो, लेकिन सरकार इसमें भी नाकाम साबित रही। 10-12 दिन तक जो हवा की जो स्पीड है वो कम रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है और टेम्परेचर जो है वो डाउन जा रहा है। तो ऐसे में एक ठहराव की स्थिति जो है वो बने रहने की संभावना दिख रही है और उसको देखते हुए अभी हमारी कोशिश है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई के साथ जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बंद किया गया है दिल्ली के अंदर, जो वाहनों पे BS3 पेट्रोल और BS4 के डीजल गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको स्ट्रिक्टली कड़ाई के साथ लागू किया जाए। और दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक महिला को पिटबुल डॉग ने काट लिया। पिटबुल डॉग को गली में टहला रहे मालिक को महिला ने अपने घर के आगे गंदगी कराने से मना किया था। बस इतनी सी बात थी कि डॉग के मालिक ने गुस्से में अपने डॉग को उस महिला के ऊपर ही छोड़ दिया। और फिर क्या था, पिटबुल डॉग ने महिला को काट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। लेकिन इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, यह दिल्ली का स्वरूप नगर इलाका है जहां पर पिटबुल के मालिक ने महिला से खफा होकर, बस महिला ने यह बात कही थी कि हमारे घर के सामने गंदगी मत फैलाओ, इतनी सी बात थी। इस पर गुस्साए डॉग मालिक ने उसके ऊपर उस पिटबुल को छोड़ दिया, जिसके बाद बुरी तरह से महिला को पिटबुल ने जख्मी कर दिया। और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से पिटबुल से महिला को बचाते हुए नजर आ रहे लोग, लेकिन जब तक बचाते तब तक वो घायल हो चुकी थी। दिल्ली के स्वरूप नगर थाना इलाके की गली नंबर 14 में रहने वाली एक महिला ने पिटबुल डॉग को अपने घर के बाहर गंदगी करने से मना किया, तो पिटबुल डॉग के मालिक ने पिटबुल को महिला के ऊपर ही छोड़ दिया और महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये पूरी वारदात है कि सीसीटीवी में कैद हो गई। स्वरूप नगर थाना पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज किया है और एक्शन लेना शुरू कर दिया। अभिषेक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। अभिषेक, बड़ा ही हैरतअंगेज मामला है। आप जिस डॉग को रखते हो उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो वफादार होता है, लेकिन आप इंसानियत का कत्ल कर देते हैं। आवाज पहुंच रही है आप तक? जिस तरीके से डॉग को एक मिसाल दिया जाता है कि जो मालिक जो होते हैं वो डॉग के मालिक के बहुत वफादार होते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आज ये स्वरूप नगर में जिस तरीके की घटनाएं जो देखी गई है, सीसीटीवी फुटेज भी मैंने जब देखा तो काफ़ी वो चिंताजनक माहौल में था, क्योंकि जिनके साथ में ये घटना हुई है उनका हाथ भी वो लहूलुहान कर दिया। और ये इस डॉग के बारे में ये कहा जाता है कि पिटबुल जो वो प्रजाति का जो डॉग जो होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। ये वैसे तो ये कुत्ते जितने भी प्रजाति के डॉग जितने भी होते हैं वो काफ़ी वफादार होते हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन ये डॉग जो है वो काफ़ी एग्रेसिव था। साथ ही साथ जब यहाँ की जिनको जो विक्टिम है उन्होंने जब मना करने के लिए वो गई कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, तो उसके वजह से वहाँ जो उनका जो डॉग का जो मालिक है उसके लड़के ने उस डॉग को उन पर वो सीधा हमलावर करने के लिए छोड़ दिया। इवन कि जब मैंने सीसीटीवी फुटेज भी देखा, यहाँ पे लोगों से जब मैंने बात किया तो 2 से 3 बार उन्होंने डॉग को छोड़ा है उन पे, और साथ ही साथ उनके साथ में वो धक्का भी दिया है उन्होंने, और साथ ही साथ बदसलूकी भी की है उनके साथ। पिटबुल को बहुत एग्रेसिव ब्रीड के तौर पर हम जानते भी, और जो तस्वीरें भी सामने आती है, जैसा कि अभिषेक आप इस बात का जिक्र करें कि इंटेंशनली इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी अभिषेक हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में इस वक्त ग्राम पंचायत चुनाव 2023 को लेकर के वोटिंग जारी है। मतदान करने आई डेप्यूटी सीएम अजीत पवार की मां आशा पवार ने अपने बेटे के लिए सीएम बनने की इच्छा जाहिर की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उनका कहना है कि मेरी इच्छा है कि अगला सीएम मेरा बेटा अजीत पवार हो।
वहीं उनके इस स्टेटमेंट पर बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि हर मां अपने बेटे की तरक्की चाहती है। देखिए, हर माँ की ख्वाहिश ये होती है कि उसका बेटा बड़ा हो जाए, बड़ा से बड़ा हो जाए। और अजीत दादा पवार जी के माँ ने अगर ऐसा सोचा तो कोई गलत है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन बहुत सारी माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। महाराष्ट्र की माँ के मन में जो होगा वो ही पूरा होने वाला है। तो महाराष्ट्र में दरअसल इस वक्त वोटिंग चल रही है और वोटिंग से पहले जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की मां यहां पर पहुंची तो उनसे जब पूछा गया तो मीडिया से बात करते हुए कहती हैं कि उनकी इच्छा है कि उनका बेटा चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि सियासी लिहाज पर इसको आप अलग तरीके से आंक सकते हैं, लेकिन एक मां की इच्छा है। और बीजेपी के सांसद से भी जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना था कि हर मां चाहती है कि एक बेटा तरक्की करे, इसको सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब कयास इसको लेकर के बेहद तेज़ लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में कुछ और उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीते 5 वर्षों में कई मरतबा हमने देखा है कि महाराष्ट्र की सियासत ने करवट बदला और उसके बाद अब परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में इस वक्त 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। आपको मालूम है अजीत पवार जो कि हाल ही में शामिल हुए हैं, हाल ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने क्योंकि उनकी मां यहां पर पहुंचती हैं। हालांकि उनको लेकर भी कयास काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे थे, लेकिन उनकी जब मां यहां पर पहुंचती हैं तो वो कहती हैं कि उनकी इच्छा है कि चीफ मिनिस्टर उनका बेटा बने। सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, एक माँ चाहती है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन सियासी लिहाज से इसके क्या मायने? बिल्कुल, देखिए, अजीत पवार की मां का यह बयान बहुत कुछ मायने बताता है, क्योंकि अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें पहले से भी लगाई जा रही है, क्योंकि 16 विधायकों के निलंबन के बाद जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में सरकार के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार का चेहरा बहुत बड़ा माना जाता है। ऐसे में अगर उनकी मां यह कहती है कि उनकी इच्छा है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वह खुद मतदान करने पहुंची थी और महाराष्ट्र के बारामती में जब वह मतदान करने पहुंची थी, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और बताया कि मैं 1957 से लगातार बारामती में वोट देती हूँ, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। जी बिल्कुल, लेकिन क्या इसके राजनीतिक कनेक्शंस भी दिख रहे हैं या फिर ऐसे एक मां की इच्छा की तरह ही देखा जाए? हालांकि बीजेपी से ये मां की इच्छा की तरह ही सीमित करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए, अभी इस सवाल के जवाब में हमने यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हर माँ की यह इच्छा होती है कि उसका बेटा बड़ा बने। अगर अजीत पवार की माँ यह कहती है कि उनका बेटा अजीत पवार मुख्यमंत्री बने, तो महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी माएँ होगी जिनकी इच्छा होगी कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की किन किन माओं को उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। तो यानी कि यह साफ भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया कि अजीत पवार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा महाराष्ट्र की जनता तय करेगी, उनकी मां यह तय नहीं करेगी। ठीक है सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर से, पति ने पत्नी की हत्या की। अलाया अपार्टमेंट निवासी आदित्य ने पत्नी की हत्या की। कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था आदित्य। देर रात चाकू मारकर पत्नी की जान ली। महानगर पुलिस की हिरासत में आरोपी पति नशे की लत के चलते अक्सर पत्नी से मारपीट करता था। बच्चों ने पुलिस को झगड़े और हत्या की जानकारी दी। तो अलाया अपार्टमेंट से ये जुड़ी जानकारी है। महानगर थाना इलाके में कानपुर के पति ने हत्या की। आदित्य नाम का ये शख्स जो एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था, देर रात चाकू मारकर उसने पत्नी की जान ली और इस बाबत जानकारी जो है वो बच्चों की तरफ से पुलिस को दी गई। फिलहाल कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस इस मामले को लेकर पड़ताल कर रही है और आगे तफ्तीश जारी है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के महानगर थाना इलाके का ये मामला है। पति ने झगड़े के बाद पत्नी की हत्या कर दी, चाकू से जान ले ली। आरोप यह है कि देर रात उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और इसी बीच पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर लापता बताया जा रहा है। आतंकी ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद लापता आतंकी को ढूंढने में इस वक्त ISI और पाक आर्मी जुटी हुई है। अज्ञात लोगों पर ख्वाजा के किडनैपिंग का शक। 2018 के सुंजवान हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है ख्वाजा। जम्मू के सुंजवान स्थित आर्मी कैंप पर हुआ था हमला। तो पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर इस वक्त लापता है। ISI और पाकिस्तानी पुलिस इस वक्त उसे तलाश रही है। शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद लापता है पाकिस्तान से। लापता आतंकी को ढूंढने में इस वक्त ISI और पाक आर्मी जुटी हुई है।
अज्ञात लोगों पर ख्वाजा की किडनैपिंग का शक भी जताया जा रहा है। 2018 के सुजवान हमले का मास्टरमाइंड ख्वाजा को बताया जाता है। जब तक आरक्षण नहीं तब तक संदेह, जरांगे ये कह रहे हैं। मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ भी की है और मनोज जरांगे को सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने रिजोल्यूशन की कॉपी भी सौंप दी है। प्रस्ताव के मुताबिक शिंदे कमेटी पूरे प्रदेश में सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करेगी। मनोज जरांगे ने इस दौरान कहा कि जब तक आरक्षण मिल नहीं जाता संदेह तो रहेगा ही। मराठवाड़ा के साथ ही शिंदे कमेटी पूरे प्रदेश में आरक्षण लागू करने पर काम करेगी।